नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग पॉलिसीज एंड जजमेंट्स के बारे में हम डिस्कस किया करते हैं। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छोड़ के रियल एस्टेट की बात भी जानने की कोशिश करते हैं, उसके अलग अलग ऑर्डर्स को भी जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास में एक ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये महाराष्ट्र के मुंबई के एक सबर्बन एक प्रोजेक्ट का एक केस है, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ अगर आप कोई फ्लैट वगैरह परचेज करते हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में या उसका कंप्लीशन भी हो जाता है, वहां पे डिले इन दी पोजीशन होता है और वहां से आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपको जो अमाउंट वगैरह मिल जाता है कहीं कहीं पे, जैसे आपको इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट वो वापस मिल जाता है। तो उस केस में जो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस आपने भरा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने भरा हुआ है, जो जीएसटी आपने भरा हुआ है या एमवैट वगैरह कोई भी एनी अदर चार्जेस जो आपने भरा हुआ है, क्या आपको वो वापस हो जाएगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो ये केस है जनवरी 2017 में एक जो होम बायर थे, इन्होंने 2 करोड़ का एक फ्लैट बुक किया। उनको पोजीशन मिल जाना चाहिए था 2019 के दिसंबर में, और एक मिला नहीं, और ग्रेस पीरियड 1 साल का अगर होने के बाद भी तो 2020 में इनको मिल जाना चाहिए था, तो भी उनको वो नहीं मिला। जो प्रोजेक्ट को पार्शियल जो ओसी जो रिसीव हुआ 2022 में रिसीव हुआ, तो जो ये होम बायर जो थे ये बोले कि मुझे यहाँ से भी विड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पे अभी कंटिन्यू नहीं करना है, जो मेरा जो अमाउंट जो मैंने भरा हुआ है वो मुझे वापस दे दिया जाए, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाए। इसको छोड़ के जो मैंने स्टैम्प ड्यूटी के लिए भरा है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए मैंने भरा हुआ है, जो मैंने जीएसटी का अमाउंट भरा हुआ है या वैट के लिए कोई अमाउंट भरा हुआ है, तो वो सारी जो चीजें हैं एनी अदर चार्जेस वो सब मिला के मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाए। जब प्रमोटर ने बोला कि ये सब आपकी लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटीज में नहीं आती है, ये सब चीजें मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो मैटर पहुंच जाता है महाराष्ट्र रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में, महारेरा के पास में पहुंचता है, और वहां पे ये डिस्कस होता है, वहां पे ये जजमेंट आता है कि प्रमोटर की जो लाइबिलिटी है वो नहीं बनती है एज पर दी सेक्शन 18(1) ऑफ दी रेरा एक्ट के हिसाब से, क्योंकि बाकी जो अमाउंट है, जहां तक प्लॉट आप खरीदने की बात हो रहा है या अपार्टमेंट खरीदने की बात हो रही है या फिर बिल्डिंग खरीदने की वहां पे उसकी बात हो रही है, वहां तक उसकी लाइबिलिटी है। बट जो ड्यूज, जो स्टैट्यूटरी जो ड्यूज है जो गवर्नमेंट को जा रहा है, वो प्रमोटर की लाइबिलिटी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, टीडीएस है, जीएसटी है, एनी अदर चार्जेस वगैरह, वैट वगैरह जैसे पहले थे, तो एनी अदर चार्जेस वो भी उसमें आते हैं, तो वो नहीं आती है। जो प्रमोटर है वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर की तरह है, बेसिकली कलेक्शन एजेंट की तरह है, तो वो ऐसे काम कर रहा है, गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट करवा दे रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं है कि वही रिटर्न करे। ठीक है, तो जो टीडीएस आपने डिपॉजिट कर दिया ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में चला गया। ठीक है, although the developer receives credit for the advance tax, it does not retain the amount। ये किसका कहना था? ये कहना था महाराष्ट्र रेगुलेटरी अथॉरिटी का। जब मैटर फिर एस्केलेट हो गया, जब जो ये होम बायर है, जो ग्रीवेंस इसका है, वो जब रेरा में ये जजमेंट उसके फेवर में नहीं आने के बाद ऊपर जब ये जाता है महाराष्ट्र रियल एस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास में, तो यहाँ पे ये कहना है कि देखो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये कलेक्शन एजेंट है, तो इनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। और यहाँ पे कोर्ट होता है किसका? सेक्शन 18(1) ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी रेरा एक्ट का ये कोट किया जाता है। ठीक है, सो दी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैन बी सॉट फ्रॉम द रिलेवेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब जब आप ये भर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी आपने भर दिया सीबीआईसी को, टीडीएस आपने भर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को आपने जीएसटी भर दिया, स्टैम्प ड्यूटी आपने भर दिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड स्टैम्प्स ऑफ महाराष्ट्र को, तो जो जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उन्हीं से आपको ये सब चीजें क्लेम करना पड़ेगा। तो डेवलपर की ये लाइबिलिटी बनती रही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेवेंट केस है जो अभी तक ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कौन सा है? कि ये कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कुणाल कुंबाता। इस केस में यही चीजों को रखा गया है, मगर वो अभी तक पेंडिंग है। जब तक उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं आ जाता है कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टीडीएस, जीएसटी वगैरह भी डेवलपर को ही रिटर्न करना पड़ेगा, यही मैटर वहां पे गया हुआ है
तब तक ये जो डिसीजन आया है MRIAT का, ये वहां पे प्रिवेल करेगा। ऐसे एनी अदर केसेस महाराष्ट्र में जहां पे भी होता है, तो डेवलपर विल नॉट बी लाइबल टू रिफंड ऑल अदर चार्जेस। एंड ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किया, ये डेवलपर की लाइबिलिटी में नहीं आएगा अगर आप उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करते हो फॉर द रीजन ऑफ डिले इन पोजीशन और एनी अदर रीजन। ठीक है, तो ये आज हमने जानने की कोशिश की कि डेवलपर की लाइबिलिटी कहां तक है। जहां आप प्रोजेक्ट से विड्रॉ करते हो, आपको वहां पे ऑफिस नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए, या सर्विस अपार्टमेंट वगैरह या शॉप वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के रियल एस्टेट के अलग अलग प्रोविजंस को, जजमेंट्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।